गुड इवनिंग, जल्दी करें। नहीं चलेगी उसको हटा दो। किस में लगा था क्लास उनकी? सेकेंड ईयर। अब वो लेंगे सीधे शनिवार को। जैसे हमसे अनुराग सर से बात नहीं हुई थी ना, क्लास बता दिए थे वो। जल्दी करो। चलिए कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग सीधा सीधा आ जाते हैं किस पे, थ्योरम्स पे। क्या क्वेश्चन लिखा था कल, कुछ पता ही नहीं है। 1 2 3 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 ये जो दिया है ध्यान दीजिए। साइन nx अपान n स्क्वायर, आपको दिखाना है कि ये कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेज एब्सोल्युटली फॉर एक फिक्स्ड वैल्यू ऑफ x की कोई भी फिक्स्ड वैल्यू के लिए, ठीक है। और इसके पहले कंडीशनली था जिसमें हमने एक दिखाया था, 2 ठू आपसे कहा था कि दिखा दीजिए, और दोनों हम लोगों ने किया है सीधा सीधा, ठीक है। तीसरा तो आपने सीधे सीधे किया है, लेबनीज टेस्ट में भी किया है, और पहली यूनिट में आपने कंपेरिजन टेस्ट में साइन 1/x किया है, ठीक है ना। साइन 1/x, 1/√x, 1/n स्क्वायर, ये सब आपने किया है कहाँ? यूनिट फर्स्ट में कंपेरिजन टेस्ट में हमने कराया, कंपेरिजन टेस्ट सेकंड में, तो ये दोनों आपका हुआ है। ये भी आपका साफ साफ है, सीधा सीधा, ठीक। चलिए इस पे आ जाओ, जल्दी करें। हमें इसको दिखाना है कि ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, तो लेट, ध्यान दीजिएगा, लेट हम कह रहे हैं कि ये यूएन सीरीज है, क्या है? साइन nx अपान n स्क्वायर, ठीक है। गौर करिएगा, ये है। हमें एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट करना है तो हमको क्या करना है? माड ले लेना है, ठीक है। सीधा सीधा क्या ले लें? माड ले लें, माड ले लो। बी कंसीडर, क्योंकि माड वाले को ही दिखाना, माड वाले को ना भी दिखाना होता तो एब्सोल्युटली दिखा दिया तो कन्वर्जेंट तो होगा ही। नाउ कंसीडर क्या? माड वाला, माड यूएन इज इक्वल टू माड साइन nx अपान, ये क्या हो गया हो, व्हिच इज पॉजिटिव टर्म सीरीज। हेयर गौर करिएगा, हेयर माड यूएन इज इक्वल टू क्या है? माड साइन एक्स, एन एक्स है, सॉरी, अपान एन स्क्वायर, यही होगा ना हो। या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखिए, इसको हम लोग यही लिख सकते हैं, 1/n स्क्वायर होगा माड साइन एन एक्स। क्यों? एन तो अपने खुद ही पॉजिटिव है, पॉजिटिव के ऊपर माड लगाने का कोई मतलब नहीं है। और आप जानते हो माड ए बाई बी बराबर क्या होता है? माड ए अपान माड बी, तो माड बी पॉजिटिव है तो यहां से माड नहीं होगा ये। अब ध्यान दो, थीटा की कोई भी वैल्यू हो, थीटा की, तो हम जानते हैं माड ऑफ साइन थीटा जो होता है लेस देन आर इक्वल टू क्या होता है? 1। तो ये लेस देन आर इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/n स्क्वायर फॉर ऑल एन, ठीक। देख लीजिए यहां से हमको क्या मिल गया, गौर करो, कुछ नहीं, 2 लाइन का क्वेश्चन है। दिस इज लेस देन 1/n स्क्वायर, इसी को आप क्या कह दीजिए? bn कह दीजिए, मान लिया, फॉर ऑल n बिलोंग टू। bn के बारे में आपको अच्छे से पता है क्या होता है। सिंस सीरीज bn जो आपने लिया है, कौन सा? 1/n स्क्वायर, इसको तो जानते ही होंगे ना, इतना इज कन्वर्जेंट बाई पी टेस्ट,
तो देखो जरा हो, ए दिस इज लेस देन आर इक्वल टू दिस, बड़ा वाला कन्वर्जेंट है तो छोटा वाला भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा बाई कंपैरिजन टेस्ट फर्स्ट। सो बाई कंपैरिजन टेस्ट फर्स्ट, सो बाई कंपैरिजन टेस्ट फर्स्ट, ई वाला कन्वर्जेंट है तो ई वाला कन्वर्जेंट होगा, यही तो हम लोगों ने पढ़ा है पूरा इतने दिनों से। mod un इज आल्सो कन्वर्जेंट। देखो mod वाला कन्वर्जेंट है तो हम क्या कहेंगे, तो इसका मतलब ये विदाउट mod इतना will be absolutely convergent, absolutely convergent। तो देखो यह E1 जो था वो क्या था आपके पास है, तो इसका मतलब यही वाली सीरीज sin nx अपान n स्क्वायर इज कन्वर्जेंट। केवल एब्सोल्युटली का है तो एब्सोल्युटली कह सकते हो, नहीं तो सीधे कह सकते हो क्या, कन्वर्जेंट। क्यों, चूंकि एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो हम लोगों ने देखो एब्सोल्युटली दिखा दिया इसको, एब्सोल्युटली, और एब्सोल्युटली दिखाते ही इसे हम कन्वर्जेंट भी कह सकते हैं, कन्वर्जेंट भी कह सकते हो, एब्सोल्युटली भी कह सकते हो, जो आपकी इच्छा हो। ठीक है, जल्दी करो। जल्दी करें। पंकज सिंह हो गया, अच्छी बात है, लेकिन हमारा फर्ज है कि हम आपको बता दें। अब देखो अगर यहीं पर साइन एक्स अपान एन होता, गौर करिए, साइन एन एक्स अपान एन होता तो आप नहीं कर सकते थे, तो उसके लिए हम लोगों को कोई और तरीका लगाना पड़ता, आगे करेंगे जब हम टेस्ट पढ़ेंगे। अगर यही साइन एन एक्स अपान एन होता तो आप कुछ कह ही नहीं सकते, क्योंकि ये देखिए mod un इज लेस देन 1 अपान एन आ जाता, और 1 अपान एन वाले को हम लोग जानते हैं कि डाइवर्जेंट होता है, बड़ी वाली डाइवर्जेंट है तो हम छोटी वाली को कुछ कह नहीं सकते हैं, कोई हमारे पास तरीका नहीं है। ठीक है, यानी कि एन स्क्वायर है, एन क्यूब है, एन के पावर 4 है, इस तरह से, यानी कि एक से बड़े पावर वाले हैं तब हम इस तरीके से कह सकते हैं, अदरवाइज हम लोगों को कोई और तरीका अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए 4 था, 5 भी तो कर ही दिए होंगे आप लोग, 5 भी आप कर दिए होंगे, हमें आपसे उम्मीद है। एन स्क्वायर था प्लस -1 के पावर n-1 अपान अंडर रूट n, इसके बारे में हमसे चर्चा किया गया है। ये सीरीज एक लाइन का है, इसमें कुछ करना नहीं है। इसको देखो हम ऐसे लिख सकते हैं सीधा सीधा, 1 अपान एन स्क्वायर वाली सीरीज प्लस समेशन ऑफ -1 के पावर n-1 अपान अंडर रूट n। ठीक, तो देखो इससे तो ये हो गया पॉजिटिव टर्म की सीरीज, ये कन्वर्जेंट है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये था सीधा सीधा कन्वर्जेंट, और ये बाय लेबनीज टेस्ट से, लेबनीज टेस्ट से ये भी क्या है, कन्वर्जेंट है। देखिए ई कन्वर्जेंट है, ई कन्वर्जेंट है तो दोनों का सम, यानी कि इसका सम फाइनाइट, इसका सम फाइनाइट, तो दोनों का सम भी क्या होगा, फाइनाइट। तो क्लियरली सीधा सीधा एक लाइन का क्वेश्चन, 1 अपान एन स्क्वायर अपान अंडर रूट n विल बी कन्वर्जेंट। कहा था सही है कि गलत है, तो आपसे डाइवर्जेंट लिखा था, गलत है, वो डाइवर्जेंट लिखा है ना, तो गलत है। अगर मान लिया यहीं पर n स्क्वायर ना होता, 1 अपान n होता, गौर करिए
1/n होता तो क्या होता? 1/n होता तो ये डाइवर्जेंट, ये कन्वर्जेंट। डाइवर्जेंट मतलब इसका सम इन्फिनिटी और इसका सम कोई भी फाइनाइट वैल्यू। तो इनफाइनाइट में फाइनाइट जोड़ोगे तो क्या आएगा? इनफाइनाइट, तो यानी कि डाइवर्जेंट रहता। ठीक, चलिए आगे। छोटा सा क्वेश्चन था, ये 5वां था। छठा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था, ध्यान रखिए। x कन्वर्जेंट फॉर ऑल रियल x। हमें हर एक रियल के लिए देखना है कि ये कन्वर्जेंट होगा कि क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, हमें हर एक x के लिए देखना है, 0 के लिए, ग्रेटर देन 0 के लिए, लेस देन 0 के लिए। तो देखो, इफ एक से शुरू करते हैं, इफ x इक्वल टू 0, अगर x की वैल्यू 0 हो जाए तो क्या होगा आप बताओ? x की वैल्यू 0 हो जाए तो देखिए ये तो बकिया सब 0, केवल एक बचेगा 1, तो सम ऑफ दी सीरीज क्या होगा? फाइनाइट होगा। देन सम ऑफ दी सीरीज इज 1 फाइनाइट। so given series is convergent। गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट, लेकिन कब? जब x की वैल्यू 0 है तब। तो x इक्वल टू 0 पर यह सीरीज कन्वर्जेंट है। अब हमें क्या कहना है? नाउ लेट x इज नॉट इक्वल टू 0। अगर x की वैल्यू 0 नहीं है तब गिवन सीरीज को आप कैसे लिख सकते हो? लिखो जरा, गिवन सीरीज को आप कैसे लिख सकते हो? ये जो सीरीज दिया गया है, देन nth टर्म, सीधा nth टर्म, देन गिवन सीरीज इज रिटन एज। तो ध्यान दो, बस nth टर्म आपको लिख देना है, यानी समेशन फॉर्म में लिख दो। बताओ सब लोग क्या होगा हो इसका समेशन फॉर्म? x के पावर 1 है तो नीचे क्या है? 1 का फैक्टोरियल है, ये समझ लो। x के पावर 0 है और नीचे क्या है? 0 का फैक्टोरियल। ऐसे तो हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं हम इसे। तो क्या हो जाएगा देखो, x के पावर n-1 अपान n-1 का क्या? फैक्टोरियल। ये वाली सीरीज हो गई। अब इस सीरीज को आपको चेक करना है कि कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। ठीक है, इस सीरीज को हम लोगों को चेक करना है कि कन्वर्जेंट है, लेकिन कब? जब x की वैल्यू 0 नहीं है तब। तो हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेके काम कर दें। ठीक है, चलिए कंसीडर नाउ बी कंसीडर, क्या? मार ले लो और का, और कुछ आपको सोचने की जरूरत नहीं है अभी, जब तक आप और कोई टेस्ट नहीं पढ़ते हैं तब तक। मॉड x n-1 अपान n-1 का क्या? फैक्टोरियल। हो गया? ये क्या हो गया हो? व्हिच इज पॉजिटिव टर्म सीरीज। खट से पहले यूनिट में पहुंच गए आप, कुछ आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो जैसे आप करते थे वैसे काम कर लो। हेयर जैसे हम वहां पर an लेते थे, यहां पर समझो मॉड un है, तो कितना हो जाएगा? n-1 के फैक्टोरियल पर तो मॉड लगाओगे नहीं, क्योंकि ये पॉजिटिव है हमेशा। ठीक हो? तो जैसे आप चेक करते थे वहां पर पावर में होता था तो कैसे लेते थे? an लिया, an+1 लिया, an+2 लिया, यही लेता है ना। तो लिख दो, un है, un+1 ले लो।
तो अगला मॉड un प्लस 1 ले लें तो क्या हो जाएगा, ये मॉड तो जैसे था वैसे रहेगा, ये x के पावर n हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, n का फैक्टोरियल हो जाएगा। जैसे आप an अपान an प्लस 1 करते थे वैसे कर दो। तो अगला मॉड un अपान un प्लस 1 बराबर कितना कितना हो जाएगा, हो 1 अपान n माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू क्या हो जाएगा, n का फैक्टोरियल इंटू इतना अपान इतना, यानी कि 1 अपान मॉड x। तो कितना आ जाएगा वो n अपान मॉड x। इसके बाद सीधे लिमिटें तो लेते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू कितनी, देखो ये तो नॉन जीरो है, कोई भी वैल्यू होगी फाइनाइट वैल्यू होगी, n टेंड्स टू इन्फिनिटी ये वैल्यू कहाँ आ गई, इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट की वैल्यू तो आप जानते हो x से कहूँ ना कहूँ आगे ही तो होगा। तो क्या हो जाएगा, हो बोलो, सो बाई डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट है तरीकी, सो बाई डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट मॉड un इज क्या हो गया, कन्वर्जेंट। लेकिन कब है, जब x की वैल्यू नॉन जीरो है तब। क्यों, अगर ये जीरो हो जाता, नीचे देखो अगर ये जीरो हो जाता तब तो आप कुछ कह ही नहीं सकते थे, क्योंकि बिना लिमिटे लिए जीरो हो जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये un जो है इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। ठीक है, एंड सो क्या, कन्वर्जेंट, क्योंकि एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। ठीक हो, तो देखो un भी कन्वर्जेंट है जब x की वैल्यू जीरो नहीं है, तब भी कन्वर्जेंट है जब x की वैल्यू जीरो है। तो क्या हो जाएगा, हेंस गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट फॉर ऑल x बिलोंग टू R, किसी भी x के लिए। या एब्सोल्युटली कहा जाता तो केवल एब्सोल्युटली तक लिख दो, कन्वर्जेंट कहने की हम लोगों को जरूरत ही नहीं है। देखिए यही आपने पहले यूनिट में भी किया है, बहुत गौर से सुन लीजिए बात को, यही क्वेश्चन को हम लोगों ने पहले यूनिट में भी किया है, लेकिन पहले यूनिट में साथ साथ ये लिखा होता है कि x ग्रेटर देन जीरो। तो ना तो आपको निगेटिव के बारे में सोचना है, ना तो आपको जीरो के बारे में सोचना है, सबके बारे में आप करते हो, केवल पॉजिटिव के बारे में यही इतना करते चले जाते हो, यही आ जाता है, हो गया काम आपका, इतने से काम खत्म। आपको x इक्वल टू जीरो के बारे में सोचना ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव टर्म की सीरीज के बारे में बात करता है, पॉजिटिव टर्म की सीरीज। ठीक है, तो हाँ हमेशा पहले यूनिट में देखेंगे जहां भी x आपको दिखाई देता है क्वेश्चन में, तो वहां ये लिखा रहता है कि x ग्रेटर देन जीरो। एग्जाम में भी लिखा रहेगा x ग्रेटर देन जीरो, मतलब कि आपको x पॉजिटिव के लिए बात करना है, ना कि x निगेटिव और जीरो के लिए। लिख दो फटाफट, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। क्वेश्चन की बात हो चुकी है, फिर लिखेंगे क्वेश्चन अब आगे। नोट करो फटाफट, सब लोग अच्छे से सजा सजा के चीज़ों को लिखें। ठीक है, ये पॉजिटिव टर्म की सीरीज में, इसी सीरीज को अगर पॉजिटिव टर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए तो ये किसमें, पीजीटी में और पीसीएस वाले पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स में पीसीएस में भी पूछा गया और पीजीटी में भी पूछा गया है। ठीक है, कि यह कन्वर्जेंट है कि नहीं,
कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ऑक्सिलेटरी, इनमें से कोई नहीं, 4 ऑप्शन। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दे दिया, तो वैसे आप कह सकते हो, ठीक ना। एन माइनस लॉग एन का लिखा नहीं था का क्वेश्चन हमने? कृष्णा सिंह पूछ रहा है, तो उसमें लिखा नहीं था क्वेश्चन में क्या हमने? एन माइनस लॉग एन है ना। चलिए आगे बढ़िए। चलिए अब थ्योरम की बरसात करते हैं। थ्योरम, let un is an absolutely convergent series, absolutely convergent series। ए un is an absolutely, तुरंत absolutely जैसे कहा जाता है, तुरंत हम लोगों के दिमाग में आ जाना चाहिए यार, क्या माड वाला कन्वर्जेंट है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज। एंड mod an is less than or equal to k for all n belong to n। इसका मतलब क्या है, इतना लिख दे तब भी, और शब्दों में लिख दे तब भी, दैट इज an is बाउंडेड सीक्वेंस। देख लो गौर से क्या कह रहा है, कह रहा है ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज है और एक सीक्वेंस दिया गया है जो क्या है, बाउंडेड है। एक एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज, फिर से सुन लो बात को, यहीं से सारे अर्थ निकलेंगे। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज दिया गया है और एक बाउंडेड सीक्वेंस दिया, सीरीज लिखे हैं, सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस दिया गया है। ठीक है, तो इन दोनों की सहायता से एक सीरीज बनाते हैं। देन दिस सीरीज, देन द सीरीज, दोनों के प्रोडक्ट के द्वारा बना हुआ सीरीज an un इज कन्वर्जेंट। गौर करिएगा, an un इज क्या, कन्वर्जेंट, बहुत ध्यान से। ठीक है, देखो जैसे एक सीरीज ये दिया गया है un, इसके टर्म ऐसे ऐसे होंगे, बहुत ध्यान दो, ऐसे ऐसे ना। और एक सीक्वेंस दिया गया है कौन, an, तो इसके टर्म कैसे होंगे, a1, a2, a3, a4, ऐसे। इसके लिए कंडीशन है कि ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होना चाहिए, और इसके लिए कंडीशन है कि ये बाउंडेड सीक्वेंस होना चाहिए, यानी कि सीक्वेंस का टर्म कभी भी -k और k से बाहर नहीं जाएगा, इसी नंबर के बीच में क्या करेगा, लाई करेगा। तब कह रहा है कि इन दोनों के प्रोडक्ट के द्वारा बना हुआ सीरीज, प्रोडक्ट मतलब सीक्वेंस का पहले टर्म को सीरीज के पहले टर्म से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, a1 u1, दूसरे टर्म को दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, a2 u2, तीसरे को तीसरे से मल्टीप्लाई कर दें, क्या, a3 u3। तो कह रहा है ये जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो सीरीज बनेगी, ये वाली सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है, ये चीज। ठीक है, यही कहने का अभिप्राय है। लिखो जल्दी से, नोट करें स्टेटमेंट, फिर हम प्रूफ पे आते हैं। एक सीरीज है जो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, एक सीक्वेंस है जो बाउंडेड है, तो दोनों के प्रोडक्ट के द्वारा बना हुआ सीरीज हमेशा क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, जल्दी से नोट करें सब लोग। बात को अब देख लीजिए, अगर आपको कहीं ऐसा दिख जाए
कि एक सीरीज है जो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, एक सीक्वेंस है जो बाउंडेड है, तो दोनों के प्रोडक्ट के द्वारा, देखो क्या हो गया, ठीक है, तो दोनों के प्रोडक्ट के द्वारा बना हुआ सीरीज कन्वर्जेंट होगा। क्लियर? किसी को कोनो आपत्ति नहीं होना चाहिए स्टेटमेंट में, ठीक है। चलिए आइए, हमको दिया गया है क्या, इस बात पर गौर करें, ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है मतलब माड वाली सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है। कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस हम लोग अपने दिमाग में भर लें, वही है, उसी से सारा काम होना है। तो ध्यान दीजिए, प्रूफ, सब लोग ध्यान से गौर करें इधर। प्रूफ, सिंस हमको दिया गया है कि यूएन जो है इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज, सो इसका मतलब ये हुआ मॉड यूएन इज कन्वर्जेंट। मॉड यूएन इज कन्वर्जेंट। तो इसके लिए ध्यान दीजिएगा, रिफ्रेश कर लो, यहां भी कट गया है, यहां भी कट गया है, रिफ्रेश कर लीजिए, सही हो जाएगा। जिसका भी फेल हुआ है वो लोग रिफ्रेश करें, रिफ्रेश करेंगे सही हो जाएगा, ठीक है। एक बार बैक कर दें, सही हो जाएगा। तो देखो ये मॉड यूएन वाली कन्वर्जेंट है, तो इसके लिए कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस लगा दीजिए। इसके लिए क्या होगा, देन बाई कॉची, याद करो तुरंत, ये याद हो जाना चाहिए आपको, 2 बार प्रयोग कर दिए याद। कॉचीज जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस, क्या होगा बोलो जल्दी से। फॉर एनी गिवन इप्सिलॉन पॉजिटिव, फॉर एनी गिवन इप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट यम बिलोंग टू एन सच दैट। गौर करिए क्या होता है, बार बार आपको हम यही बता रहे हैं क्या होता है। देखो अगर ये सीरीज है एन इज कन्वर्जेंट है, कोई भी सीरीज हो दुनिया का, ना इस पर पॉजिटिव है ना इस पर नेगेटिव है, कोई मतलब नहीं, जैसा भी हो कन्वर्जेंट है, तो ये बोथ बे, देखिएगा बोथ बे, फॉर ऑल इप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट यम बिलोंग टू एन सच दैट, क्या होता है बोलो, मॉड am प्लस 1 am प्लस 2 कहां तक, an इज लेस देन इप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। ये तो होता है, अगर ये कन्वर्जेंट है तो ये कंडीशन होल्ड करेगा, ये कंडीशन होल्ड करता है तो ये क्या करेगा, कन्वर्जेंट होगा। अब देखो यहां पर an के जगह पर कौन सा है, मॉड यूएन वाला, तो देखो अब an है तो a1 a2 a3 इस तरह से टर्म्स होंगे। अब यही मॉड an होता तो क्या होता, मॉड a1 मॉड a2 मॉड a3 मॉड a4 मॉड a5 इस तरह से टर्म होते ना। तो यहां पर जो am प्लस 1 टर्म आया है क्या आता, मॉड am प्लस 1 मॉड am प्लस 2 इस तरह से आते हैं। तो यही तो क्या हो जाएगा, एक बार इसका प्रयोग कर चुके हैं हम लोग, मॉड um प्लस 1 प्लस मॉड um प्लस 2 प्लस मॉड um प्लस 3 प्लस 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 मॉड un, फिर पूरे का मॉड इज लेस देन। देखो इप्सिलॉन तो है, लेकिन हमें इसका भी जो मॉड an इज लेस देन और इक्वल टू के है, इसका भी प्रयोग करना है। तो यहां पर ले लेते हैं हम लोग क्या, इप्सिलॉन अपॉन के फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू m। सभी इप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए होता है, तो इप्सिलॉन अगर कोई पॉजिटिव रियल नंबर है तो इप्सिलॉन बाई के भी तो पॉजिटिव रियल नंबर होगा, ठीक है ना। अब ध्यान दो,
ये माड लगे हुए हैं तो ये सब क्या है, पॉजिटिव हैं। और पॉजिटिव के ऊपर माड लगाया जाए ये हम लोगों की औकात नहीं है। पॉजिटिव के ऊपर माड नहीं लगाया जाता, माड हटा दो तो क्या हो जाएगा अगला स्टेप, माड um प्लस 1 माड um प्लस 2 माड um प्लस 3 माड ऐसे माड un इज लेस देन इप्सिलॉन अपान k फॉर ऑल n ग्रेटर देन आर इक्वल टू m। इसे हम लिख दें क्या, पहला इक्वेशन, पहला इक्वेशन इतना लिख दो। इस क्वेश्चन पर लिख दीजिएगा 10 12 2 3 बार पूछा भी गया है, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन पूछा गया है, ठीक है। क्या हो, फिर रिफ्रेश करो, फिर फेल हो जा रहा है, क्या बात है, बहुत फेल हो रहा है। जल्दी करें। हाँ फेल हो गया फिर से बाबू, कुछ होगा, कभी कभी नेटवर्क की समस्या से हो जाता है। स्टॉप नहीं हुआ, रिफ्रेश कर लो, स्टॉप नहीं हुआ है। ठीक है, ये हो गया। अब ध्यान दो जरा, हमें क्या दिखाना है, गौर करिएगा सब लोग, एकदम कंसंट्रेट होके इधर देखो। हमें क्या दिखाना है, हमें इसको दिखाना हो an un इज कन्वर्जेंट। इसे देखो, जानना बहुत अच्छी बात है कि क्या हमको करना है, कैसे करना है, कैसे होगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। an un ये कन्वर्जेंट है, देखो तो ये कंडीशन क्या होता है, अगर कन्वर्जेंट है तो ये कंडीशन होल्ड करेगा, कंडीशन होल्ड करेगा तो क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। तो देखो इसके लिए हमें कंडीशन क्या दिखा देना होगा, इसके लिए इधर देखो सर an वाला भी लिख लें, मतलब क्या है an वाला, अरे वो आएगा तो हम बताएंगे ना। इधर देखो, इसे हमें दिखाना है कन्वर्जेंट, तो यानी कि अब देखो जब an केवल था तो ये कन्वर्जेंट, ये कंडीशन हमको दिखाना था, ये कंडीशन फॉलो करे तो ये कन्वर्जेंट है, हमको इसे कन्वर्जेंट दिखाना है। तो इस सीरीज के लिए कॉची जनरल प्रिंसिपल वाला कंडीशन हम दिखा दें, क्या दिखा दें, यानी देखो अभी an नहीं है केवल, क्या है ये है, तो क्या लिखोगे am प्लस 1 um प्लस 1, ऐसे करते जाओ कहां तक an un, और इसी को हम अगर लेस देन इप्सिलॉन दिखा दें फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, तो क्या होगा, चूंकि कंडीशन फॉलो कर रहा है तो ये कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो हम लोगों को बस यही चीज दिखा देना है कि ये कंडीशन फॉलो करेगा तो ये कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो इसी कंडीशन को आप लेके चलिए, इसी को लेस देन इप्सिलॉन दिखा दीजिए, क्या लिखे हो वो हम अपनी नीड के अनुसार रख सकते हैं, ठीक है, क्लियर। वो तो अभी जरूरत पड़ेगी तो हम ले लेंगे, इसी में जरूरत पड़ेगी ना। चलिए, चूंकि क्वेश्चन में लिखा है इसलिए हमने अलग से नहीं लिखा है, तो देखो वहां जो के हमको दिया था वही के यहां नीचे लिया है, ये आपको ध्यान रखना है, कहीं अलग से थोड़ी हमने लाया है, जो उसमें के दिया था उसी के को हमने यहां नीचे ले लिया है, ठीक है, क्योंकि अभी जब प्रोडक्ट करेंगे तो वो के ऊपर आएगा, नीचे आएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो नाउ कंसीडर, क्या कंसीडर, जो हमको कंडीशन दिखाना है, ये कंडीशन दिखाना है, इसी कंडीशन को लेके चले। नाउ कंसीडर क्या कंसीडर करेंगे, ध्यान दीजिएगा, मॉड am प्लस 1 इंटू um प्लस 1 प्लस am प्लस 2 um प्लस 2, ठीक है, प्लस am प्लस 3 um प्लस 3, ऐसे करते जाएं कहां तक जाएं, an un, इसी को कंसीडर करके चलेंगे, ठीक है, कोनो दिक्कत तो नहीं है। अब मॉड वाला डिफिनेशन लगा दो, चाहे जितने नंबरों का सम का मॉड है तो उन सभी के मॉड के सम से हमेशा छोटा या उसके क्या होगा, बराबर होगा। तो देखो यहां
लेस देन आर इक्वल टू क्या होगा, मॉड am प्लस 1 um प्लस 1 प्लस मॉड am प्लस 2 um प्लस 2 मॉड am प्लस 3 um प्लस 3। ऐसे करते जाएं कहां तक, मॉड an un। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, एकदम सही बात है। ठीक है, प्लेबैक बहुत फेल हो रहा है आज, क्या बात है, ओ कहां गए। प्लेबैक बहुत फेल हो रहा है, इसको चेक करिए। ठीक है, प्लेबैक 10-15 बार हो चुका। अब लगाएं तब सही। चल रहा, लेकिन इतने देर में 10-15 बार हो चुका ना फेल। अब तो हम सीख लिए यहां सही करना, तो सही हो जा रहा है। ठीक है, अब हो जाता है कभी कभी, कभी कभार ये हो जाता है, तो उस पर आप ज्यादा ध्यान ना दीजिए। रिफ्रेश करने से फिर आप अपने पोजीशन पे आ जाएंगे, तो एक बार रिफ्रेश कर दीजिए। ध्यान दो, मॉड का हमने डिफिनीशन लगाया। अब देखो मॉड का दूसरे डिफिनीशन पे ध्यान दो, दूसरे डिफिनीशन पे ध्यान दो, दूसरे डिफिनीशन पे ध्यान दो। क्या, मॉड एक्स इंटू वाई बराबर क्या होता है, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई। हाय राम कह रहा लास्ट रिपीट कर दीजिए, हे भगवान हम तो सर पटक के मर जाएंगे तुम लोगों के लिए। कह रहा रिपीट कर दीजिए, बताओ हम क्या रिपीट कर दें इसमें। मॉड एक्स प्लस वाई दिस इज लेस देन आर इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई। तो कितने भी नंबर्स के लिए हो, सब के लिए यही होता है ना। तो इसमें देखो इतने नंबरों का योग का मॉड है, तो क्या होगा, हर एक नंबर का अलग अलग मॉड, यही तो होता है। देखो कंडीशन बार बार फर्स्ट ईयर में तो पता नहीं कितनी बार प्रयोग किया, एक बार नहीं हजारों बार प्रयोग किया है, हर थ्योरम में प्रयोग किया है। ठीक, तो ये अलग अलग हो गया। अब देखो दूसरा वाला कंडीशन हम प्रयोग करने चल रहे हैं, क्या, मॉड एक्स इंटू वाई बराबर क्या होता है, मॉड एक्स इंटू क्या, मॉड वाई। ठीक है, तो देखो दो का इसमें प्रोडक्ट है, तो अब क्या होगा इसके बाद देखो लेस देन नहीं, क्या होगा ये वाला स्टेप, इक्वल ए एम प्लस 1 अलग मॉड यू एम प्लस 1, फिर क्या होगा ए एम प्लस 2 यू एम प्लस 2, ऐसे होगा ना हो, मॉड ए एम प्लस 3 इंटू यू एम प्लस 3, ऐसे ना हो, यही होगा ना, प्लस 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 कहां तक, मॉड ए एन मॉड यू एन। क्लियर, समझ गए, वही तो किया और कुछ तो किया नहीं। अब जरा ध्यान दीजिए हमको क्या दिया गया है, जो दिया गया है उसके आधार पर हम बात कर दें। अब ध्यान दीजिए हमको क्या दिया है, बगल में उसको भी लिख दे रहे हैं, चूंकि चूंकि मॉड ए एन इज लेस देन आर इक्वल टू के फॉर ऑल एन बिलोंग टू एन। कह रहा सीक्वेंस का कौनो टर्म है उसकी वैल्यू हमेशा के से क्या छोटी है। तो देखो यहाँ इहो तो सीक्वेंस का टर्म है, 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 सबकी वैल्यू क्या होगी, के से छोटी होगी। तो सब जगह से के क्या कर दें, कॉमन कर दें, क्या हो जाएगा, हो दिस इज लेस देन आर इक्वल टू क्या, के। देखिएगा ध्यान से, यहां से भी के, यहां से भी के, यहां से भी के, यहां से भी के, सब कॉमन कर दिया। अब क्या बचा, मॉड मॉड मॉड
ठीक है, क्या होगा, मॉड यूएन, यही होगा ना, देख लो, क्लियर, देख लीजिए, इसको बगल में इसे लिख दीजिएगा, नहीं तो कह दो कहां से आ गया ये चीज। लिखो फटाफट। ठीक है, कोनो तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अब तो समस्या नहीं है ना। देखो सब जगह के होगा ना, के से मल्टीप्लाई, के से मल्टीप्लाई है, हमने सब में से के को खींच के बाहर रख दिया बस। अब देखो बाई फर्स्ट, पहला इक्वेशन आप देखिए, ये लिखा है सामने, इसके जस्ट ऊपर वाला, ये पूरी वैल्यू जो थी ये लेस देन किससे थी, इप्सिलॉन बाई के से थी, लिख दीजिए इप्सिलॉन बाई के से कम, तो दिस इज लेस देन के इंटू इप्सिलॉन बाई के फॉर ऑल एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू एम बाई फर्स्ट है। अब देखो ये के से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, इक्वल टू किसके आ गया, इप्सिलॉन के, तो पूरे इक्वलिटी को एक साथ मिला दीजिए, तो हमको क्या मिल जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 10 मॉड ए एम प्लस 1 यू एम प्लस 1 ए एम प्लस 2 यू एम प्लस 2 प्लस ए एन यू एन इज लेस देन इप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू एम। ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो यही कंडीशन हमको दिखाना था, यानी कि ए एन यू एन वाले सीरीज के लिए ये देखिए जो कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस वाला कंडीशन होता है वो क्या कर गया, सेटिस्फाई कर गया, तो कंडीशन सेटिस्फाई कर गया तो सीरीज क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। सो बाई कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, देखो किस सीरीज के लिए किया है, ए एन यू एन वाले के लिए क्या हो जाएगा, ए एन यू एन विल बी ठीक है, विल बी कन्वर्जेंट। देखो एकदम सिंपल सी बात, कुछ नहीं, केवल कॉची जनरल प्रिंसिपल का काम है, कंडीशन फॉलो करा तो कन्वर्जेंट है तो कंडीशन फॉलो करेगा, बस जिस भी सीरीज के लिए। लिख दो फटाफट सब लोग, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जल्दी करें, नोट कर दें फटाफट, फिर एक मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट थ्योरम करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, चलिए। एक बहुत ही अच्छा थ्योरम, बहुत ही उपयोगी थ्योरम,
ये 10, 12, 14, 16 पता नहीं कितनी बार पूछा गया है। क्या कह रहा है? लेकिन इवन वाले पूछा गया है, लेट un इज ए जनरल सीरीज, ए जनरल सीरीज। ना भी लिखा जाए जनरल तब भी आपको समझना है, जनरल सीरीज। देन पहला, इफ un इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, absolutely convergent, absolutely convergent series, then series of its positive terms and series of its negative terms are both convergent। बहुत हिसाब से आप रिजल्ट को समझने का प्रयास करिए। जनरल सीरीज है सर, आपके व्हाट्सएप पर जो क्वेश्चन भेजे थे उसका बात उसे बता दीजिए। पता नहीं कौन भेजे रहे, हम तो ध्यान ही नहीं दिए। सर बाई वन के ऊपर वाला लाइन फिर से, बाई वन के ऊपर वाला, अब इतने देर बाद तुमको बाई वन याद आ रहा है बे? बाई वन के ऊपर वाला यही तो, यही देखो बगल में लिखा है, ये रो लगाया, सभी एन के लिए ये है, सभी एन के लिए है। तो am+1 कोई ना कोई नेचुरल नंबर है ना, am+2, am+3 सब की वैल्यू k से कम है, तो ये वैल्यू पूरे में k से मल्टीप्लाई होगा, ये भी कम होगा, तो सब जगह k है, k को हमने बाहर करके लिख दिया, बस एक ही काम तो किया है। ठीक है आनंद? देखो बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है कि अगर un कोई जनरल सीरीज है, जनरल सीरीज मतलब पॉजिटिव टर्म नेगेटिव टर्म ये सब उसमें मिले जुले हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, कह रहा अगर ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, यानी मॉड वाली सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है, तब क्या कह रहा, ध्यान दीजिए इस पर। कह रहा देन सीरीज ऑफ इट्स पॉजिटिव टर्म एंड सीरीज ऑफ इट्स नेगेटिव टर्म, यानी कि जब जनरल सीरीज है तो इसमें पॉजिटिव टर्म्स भी होंगे और नेगेटिव टर्म्स भी होंगे, दोनों होंगे ना। तो कह रहा पॉजिटिव टर्म को अलग कर लीजिए और नेगेटिव टर्म को अलग कर लीजिए। तो कह रहा पॉजिटिव टर्म की जो आप सीरीज अलग कर रहे हो वो भी कन्वर्जेंट होगी, और नेगेटिव टर्म वाली जो सीरीज अलग कर रहे हो वो भी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, अगर सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो उसके पॉजिटिव टर्म्स को अलग कर दिया जाए, सेपरेट कर दिया जाए, और नेगेटिव टर्म्स को अलग सेपरेट कर दिया जाए, तो ये दोनों सीरीज क्या होंगी, कन्वर्जेंट होगी, ये कहने का मतलब है। दूसरा कंडीशन, दूसरा क्या कह रहा है, इफ un कंडीशनली कन्वर्जेंट, कंडीशनली कन्वर्जेंट then series of its positive terms and series of its negative terms are both क्या, डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट कह रहा अगर कंडीशनली कन्वर्जेंट हो गया, यानी कन्वर्जेंट तो है लेकिन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है,
तब क्या कह रहा है, कह रहा है पॉजिटिव टर्म को अलग करके सीरीज बनाइए और निगेटिव टर्म्स को अलग करके सीरीज बनाइए। तो ना तो पॉजिटिव वाला कन्वर्जेंट होगा ना तो निगेटिव वाला कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, अगर ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो दोनों कन्वर्जेंट होंगे, पॉजिटिव वाला भी और निगेटिव वाला भी। और अगर कंडीशनली कन्वर्जेंट है तो ना तो पॉजिटिव वाला कन्वर्जेंट होगा ना तो निगेटिव वाला कन्वर्जेंट होगा। जल्दी से लिख दो। जल्दी से नोट करें, बहुत फेल हो रहा है आज, हो बहुत फेल हो रहा है, हर 1 मिनट पे हर 2 मिनट पे फेल हो जा रहा है। सिटी केबल से है कि ऐप से है क्या? कहते तुम्हारा काम है ये कि हमारा काम है? कहते इससे क्या मतलब है? ठीक है, तो ये है, इस थ्योरम को सिद्ध करना है। तो चलिए इसको कल सिद्ध करेंगे, क्योंकि सिद्ध करने में कम से कम 15-20 मिनट लगेंगे। ठीक है, 10-15 मिनट तो कम से कम लगेगा, तो हो ना पाएगा। नेट अब गया है एनालिसिस पढ़कर, नेट ऊब गया है एनालिसिस पढ़कर। अच्छा, सही बात है, तुम लोग भी ऊब गए हो। ठीक है, तुम लोग भी ऊब गए हो एनालिसिस पढ़कर, और जबकि एनालिसिस के बगैर आपका कहीं कुछ होना नहीं है, जानते ही हो। जीवन में बिना एनालिसिस के कुछ कर नहीं सकते हो। जीवन का कोई काम एनालिसिस से नहीं होता, लेकिन पढ़ाई के क्षेत्र में एनालिसिस के बगैर कुछ नहीं हो सकता, ये जान लो। ठीक है, पढ़ाई के क्षेत्र में एनालिसिस के बगैर कुछ नहीं हो सकता। हमने आपको फर्स्ट ईयर में भी बताया था कि आपके 3 पेपर में से हर साल एक पेपर बदल जाएगा, हर 2 पेपर बदल जाएगा, लेकिन एनालिसिस वाला पेपर कभी बदलना नहीं है, वो रियल एनालिसिस बना रहेगा ही बीच में। ठीक है, ये रियल एनालिसिस बना रहेगा। और हम देखिए, आपको कोई भी कितना भी कॉम्प्लिकेटेड थ्योरम है, कितना भी कठिन से कठिन थ्योरम है, जिसको आप पहले से जानते हो बहुत कठिन थ्योरम है यार, इसको आप समझ नहीं पाते हैं, कब आप उसको सिद्ध कर लेते हैं आसानी से, आपको पता नहीं चलता ये कठिन वाला थ्योरम था। ठीक है, भले ही बाद में जब हम कहते हैं देखो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको और अच्छे से पढ़ लेना, तब आपको लगता है अच्छा ये वाला कठिन वाला है, क्योंकि उसको हम इतना तोड़ के आपको बता देते हैं कि आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो अच्छे से आप चीज़ों को पढ़िए और अच्छे नंबर्स लाइए। ठीक है, मेन मकसद है, अभी जो आप बीएससी में कर रहे हो, मेन मकसद है आपको अच्छे नंबर्स लाना, साथ साथ पढ़ना तो है ही है, लेकिन थर्ड ईयर के बाद जो होगा, मेन जंग आपकी शुरू होगी थर्ड ईयर के बाद, जब जीवन के जंग में आप आएंगे। अभी तो आप केवल ग्रेजुएशन कर रहे हो, केवल आपको परसेंटेज बनाने हैं। परसेंटेज के लिए ज़्यादातर लोग बस वही कहते हैं, वही क्वेश्चन पढ़ने हैं जो आपका क्या हो जाए, क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। वो भी काम करते हैं, चलो भाई यही एग्जाम में आता है, यही पढ़ लो खाली। ठीक है, लेकिन साथ साथ आपको ये भी करते रहना है कि आगे हमें क्या करना है, थर्ड ईयर के बाद हमें क्या करना है। बार बार हम आपको कहते हैं कि आप अभी से अपने टारगेट को फिक्स कर लीजिए कि हमें, यानी कि बीएससी करने के बाद करना क्या है। ठीक है, बीएससी करने के बाद करना क्या है, हमारा क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है ना, और आपको अगर आपका उद्देश्य नहीं पता है, फिर आप क्या करोगे, बिना उद्देश्य के कोई भी काम आपका सही होना नहीं है। ग्रेजुएशन तक तो ये है कि चलो हम पढ़ाई कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद आपको क्या करना है, वहां पर आपको 1 साल लग जाते हैं सोचने में कि हम क्या करेंगे, हमारे क्षमता के लिए क्या है। हम अपनी क्षमता को अभी से अगर आप पहचान लिए हैं तो क्षमता के अनुसार आप अपने रास्ते को चूज कर लेंगे। ठीक है, बहुत से बच्चे हैं जो सिविल की तैयारी करते हैं, बहुत से बच्चे हैं चलो बीएड कर लेते हैं, बहुत से बच्चे हैं एमएससी कर लेते हैं, लेकिन आप लोगों के पास अभी 2 का 1.5 साल, अब समझ लो एक तो खत्म है, 2 ईयर है जिसमें आप अपने टारगेट को फिक्स कर सकते हैं। अपने टारगेट को फिक्स करो एकदम कि हमें बीएससी के बाद करना क्या है। ये आपको फिर थर्ड ईयर में पहुंच के ये सोचना ना रहे, या थर्ड ईयर करने के बाद आपको सोचना ना रहे कि हमें करना क्या है। ठीक है, यहां सेकेंड ईयर करने के बाद जब थर्ड ईयर में पहुंचते हैं, एक सब्जेक्ट छोड़ना होता है,
तो 2-3 महीना ये लग जाता है इनको सोचने में कि कौन सा सब्जेक्ट हमें छोड़ना है, क्योंकि जब आप थर्ड ईयर में पहुंचेंगे तो आपका बीएससी थर्ड ईयर में 2 सब्जेक्ट हो जाता है। बीएससी थर्ड ईयर में 2 सब्जेक्ट्स होते हैं। आप अपने स्वेच्छानुसार उसको चूज करते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहां जब आप थर्ड ईयर में पहुंचते हो तब 2-3 महीना यह लग जाता है सोचने में, अच्छा हमको पढ़ना क्या है। अब सोचिए, आपके पास इतने समय है, इतने दिनों से आप पढ़ रहे हो, आपको यही नहीं समझ में आ रहा है कि हमको क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, आप जीवन का लक्ष्य क्या निर्धारित करोगे। ठीक है, तो इसीलिए आपको बार बार एक ही चीज कहते हैं कि आप अपने चीज को एकदम निर्धारित कर लीजिए। किसी के कहने से ये बार बार बदलना नहीं चाहिए। आज फला ने कह दिया अरे यार तुम्हारे लिए बीएड सही है, तो सोच रहे हैं हाँ बीएड करेंगे। फिर किसी ने कह दिया अरे यार तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता है, तुम तो सिविल की तैयारी कर सकते हो, भूल गए अब हम सिविल की तैयारी करेंगे। ठीक है, कुछ लोग कह रहे यार तुम कहां बीएड और सिविल में पढ़े हो, तुम तो एमएससी कर लो, बहुत चांस है। फिर सोच रहे हैं हाँ अब तो एमएससी करना है। यानी कि रोज हम लोगों का टारगेट जो है वो बदलता जा रहा है। कहां निशाना लगाओगे बे जब तुम्हें अपना टारगेट ही नहीं फिक्स है। तो इसीलिए पहला काम आप अच्छे से विचार विमर्श कर करके आप अपने टारगेट को पहले एकदम डिसाइड कर लीजिए। ठीक है, थर्ड ईयर में क्या सब्जेक्ट पढ़ने हैं ये भी डिसाइड अभी से कर लो। ठीक है, जिससे आपको थर्ड ईयर में पहुंचकर सोचना ना रहे कि अच्छा ये पढ़ेंगे कि ये पढ़ेंगे। ठीक है ना, आप अच्छे से उसको अच्छे से आप पढ़ लीजिए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी आगे जीवन में, अगर आप पहले से सोचे हैं। और नहीं सोचे हैं तो ऐसे चलते रहेंगे आप। ठीक है, आप वहां पहुंच गए, फिर उसके बाद आपको किसी ने बताया इस रास्ते पे चलो अच्छा है, तो चले गए कुछ दूर गए, तब उसको समझ में आया कि अरे यार ये रास्ता तो मेरे लिए नहीं है, ये तो हमको दूसरे जगह पहुंचा देगा। फिर वहां से लौट के आए, पता चला वहां तक जाने में साल भर लगा था, फिर लौट के आए, फिर दूसरे रास्ते पे चल रहे हैं, फिर साल भर अपना बर्बाद कर रहे हैं, फिर तीसरे रास्ते पे जा रहे हो। और अगर आपने अपना टारगेट फिक्स कर दिया तो आपको फिर ये जो भटकना पड़ता है ना, 1 साल 2 साल इधर उधर करना पड़ता है, तो उसके लिए आपको आपका अपना समय बर्बाद करना नहीं पड़ेगा। इसको आप अच्छे से कर लीजिए। क्या लिखे है सुजीत सर का एमएससी स्टोरी, कौन सी एमएससी स्टोरी का है? एमएससी स्टोरी क्या बात है वे? ठीक, चलिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे तब आगे बात करेंगे। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए टाइम तो ज़्यादा हो गया। ओके, धन्यवाद।